सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण लेकर आज मैं आपके साथ ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो कि आप जानते हो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। इसकी मुख्य पात्रा और केंद्रीय पात्र ध्रुव स्वामिनी है। रामगुप्त ने षड्यंत्र से न केवल ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया, बल्कि उससे जो है उसका राज्य भी हड़प लिया। सकराज नाटक का खल पात्र है और ध्रुव स्वामिनी इसकी मुख्य पात्रा है। कायर रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंपना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी बहु अपने सम्मान की रक्षा करती है और रामगुप्त से मुक्ति की प्रार्थना करती है, लेकिन रामगुप्त जो है उसको सकराज को सौंप देता है। अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालते हैं। आइए उनके चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगी। इस नाटक की नायिका हैं ध्रुव स्वामिनी। पूरी कथा जो है इसी के चारों तरफ घूमती है। चंद्रगुप्त से वो प्रेम करती है। बलपूर्वक जो ध्रुव स्वामिनी से रामगुप्त विवाह कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी को जो है सकराज के पास भेजने के लिए वो तैयार हो जाता है। उसकी चंद्रगुप्त की वीरता, पराक्रम, शौर्य, कर्तव्य को ध्रुव स्वामिनी याद दिलाती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए इसकी नायिका है, प्रथम नायिका है। दूसरा, अद्वितीय सुंदरी है। नाटक का मैं बता चुकी हूँ, अद्वितीय सुंदरी है। वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। चंद्रगुप्त पहले से ही उससे प्रेम करता है, लेकिन सकराज भी उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर उसको बलपूर्वक उससे शादी करता है, लेकिन वो अंत समय तक चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती रहती है। अगली विशेषता बताते हैं। परंपरागत अबला नारी की भांति भी उसके चरित्र में ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। वो जब सकराज के पास भेजने की उसको कोशिश की जाती है तो वो मिन्नतें करती है, पति को दिए हुए सारे वचनों के बारे में याद दिलाती है, लेकिन जब वो इन कोशिशों में नाकाम हो जाती है तो वो स्वयं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाती है। यानी अबला नारी का भी व्यवहारिक और बुद्धिमान थी। वो कैसे, क्योंकि उसे पति रूप में वो स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन व्यवहार के अनुसार उसने उसकी पत्नी बनना स्वीकार किया। खड्गधारणी से अपने हृदय की सभी बातें नहीं बताती है, हृदय के भावों को अपने अंदर ही छुपा कर रखती है। सकराज के शिविर में जाने के लिए वो बुद्धिमत्ता का परिचय देती है और चंद्रगुप्त का साथ देती है। सामंत कुमार और प्रजा को अपने पक्ष में कर लेती है। यह उसकी बुद्धिमत्ता का ही एक प्रतीक है। दुविधाग्रस्त नारी है। संपूर्ण नाटक में ध्रुव स्वामिनी दुविधा में नजर आती है, क्योंकि प्रेम वो चंद्रगुप्त से करती है, लेकिन विवाह उसको रामगुप्त से करना पड़ता है। वो विरोध भी करना चाहती है, लेकिन कर भी नहीं पाती है। कहीं कहीं वो कायरता, निर्बलता और दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है, लेकिन कर भी नहीं पाती है। चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। इस प्रकार से वो दुविधाग्रस्त दिखाई देती है। नारी सुलभ सभी गुणों से युक्त है। नारी के जितने भी गुण होते हैं, चंद्रगुप्त से प्रेम करना, सभी गुण जो हैं उसके अंदर विद्यमान है। आत्मरक्षा की भावना से ओतप्रोत है। ध्रुव स्वामिनी आत्मरक्षा की भावना से ओतप्रोत इसलिए है कि जब इच्छा के विरुद्ध उसे रामगुप्त से विवाह करना पड़ा तो उसे पति रूप में वो स्वीकार नहीं कर पाती है। उसकी आत्मा कभी उसे स्वीकार करने के लिए, गौरव के लिए जब वो सकराज के पास उसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वो आत्महत्या करने के लिए उद्ग्रहित हो उठती है। यानी आत्मगौरव ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। अन्याय और अत्याचार के सामने लड़ने वाली थी। नाटक के सभी, वो एक अबला नारी नहीं थी, बल्कि उसको अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुखर होकर के सकराज का विरोध करती है। उसके संधि प्रस्ताव को
स्वीकार करने से मना कर देती है, वो उसको निर्बल कायर कहकर पुकारती है और लौह श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी के चारों तरफ ही घूमता रहता है। नारी के विविध रूपों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अद्वितीय सुंदरी अबला नारी की भांति किया गया व्यवहार, व्यावहारिक और बुद्धिमती होने का परिचय देना, दुविधाग्रस्त नारी के की स्थिति दिखाना, इस प्रकार से सभी के सभी जो एक अच्छी नायिका के गुण होते हैं वो इसके अंदर विद्यमान है। और नाटक का नामकरण भी इन्हीं की गुणों को देखते हुए नामकरण इसमें किया गया है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न जो है ये समझ आया होगा। धन्यवाद।